हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है फार्मासिस्ट की एग्जाम प्लानर अध्यावार एवं सॉल्व पेपर्स। और इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं फार्मासिस्ट की में। ये क्लास आपकी यूपी ट्रिपल एससी और आपके अदर स्टेट के फार्मासिस्ट के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे संबंधित 2 वीडियो आपकी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। इसके कुछ टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो टॉपिक है आपका वो है आज जो आपका टॉपिक है वो है फार्माकोलॉजी। आज जो आपकी क्लास रहने वाली है वो है आपकी फार्माकोलॉजी की। तो ये क्लास आपकी, वैसे तो हम इस बुक के अकॉर्डिंग चल रहे थे, इस बुक में जो आपकी सीरियल वाइज टॉपिक दिए हुए थे उसके हिसाब से, लेकिन आप लोग कमेंट कर रहे थे कि कुछ जो आपके टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हैं वो पहले करा दिया जाए जिससे आप लोग रिवीजन कर लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, आपकी जो परीक्षा है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये है आपका फार्माकोलॉजी। इसमें पहला जो ए है आपका टॉपिक वो है जनरल फार्माकोलॉजी फर्स्ट। इसमें पहला क्वेश्चन है, महिलाओं की तुलना में पुरुषों में किस दवा का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अधिक होता है? तो वो इथेनॉल का होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इथेनॉल महिलाओं की तुलना में पुरुषों में उच्च फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अधिक प्रदर्शित करता है। यह अंतर मुख्य रूप से पुरुषों के पेट और यकृत में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइमों की उच्च गतिविधि के कारण होता है, जो इथेनॉल को प्रणालीगत परिसंचरण प्रवेश करने से पहले मेटाबोलाइज करते हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरासीटामोल का चयापचय किसके द्वारा होता है? तो ये ग्लूकोरोनाइड संयुग्मन के द्वारा होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जहां ये पानी में घुलनशील मेटाबोलाइट में परिवर्तित हो जाता है जिसे मूत्र में आसानी से उत्सर्जित किया जा सकता है, यह पैरासीटामोल के लिए प्रमुख चयापचय मार्ग है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग में साइटोक्रोम P450 का अधिकांश भाग सर्वाधिक उत्सर्जित होता है? तो वो लिवर है, यकृत का होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। यकृत वह प्राथमिक स्थल है जहां साइटोक्रोम P450 एंजाइम सबसे प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये एंजाइम दवाओं, विषाक्त पदार्थों और विभिन्न अंतर्जात पदार्थों के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यकृत की चयापचय प्रक्रियाएं शरीर से पदार्थों को विषहरण और उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव उपलब्धता का अर्थ है बायो अवेलेबिलिटी मीन्स का क्या अर्थ? बायो अवेलेबिलिटी मीन्स यानी कि जैव उपलब्धता का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है प्रणालीगत परिसंचरण तक पहुंचने वाली चिकित्सीय रूप से सक्रिय दवा की दर और मात्रा का मापन। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार में वांछनीय प्लाज्मा सांद्रता प्राप्त करने के लिए 4 बॉलस के माध्यम से दवा की प्रारंभिक खुराक को कहा जाता है? तो इस लोडिंग खुराक कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। लोडिंग खुराक दवा की प्रारंभिक उच्च खुराक को संदर्भित करती है जिसे शरीर में दवा की वांछित प्लाज्मा सांद्रता को जल्दी से प्राप्त करने के लिए अक्सर अतःसिराबोलस के माध्यम से दिया जाता है। यह विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब तत्काल चिकित्सीय प्रभावों की आवश्यकता होती है। इसके बाद रखरखाव खुराक का उपयोग करके दवा को वांछित स्तर पर बनाए रखा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को आधुनिक फार्माकोलॉजी का जनक माना जाता है? तो ये जो माना जाता है वो ओसवाल्ड श्मीडेवर्ग को माना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ओसवाल्ड श्मीडेवर्ग को दवाओं और शरीर पर उनके प्रभावों के वैज्ञानिक अध्ययन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण आधुनिक फार्माकोलॉजी का जनक माना जाता है। वे फार्माकोलॉजी में अग्रणी शोध और विश्वविद्यालय में पहला फार्माकोलॉजी विभाग स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सक्रिय दवा की वह मात्रा या प्रतिशत है जो किसी दिए गए खुराक के रूप में अवशोषित होती है? तो वो आपकी
दवा की जैव उपलब्धता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। जैव उपलब्धता एक सक्रिय दवा की वह मात्रा प्रतिशत है जो किसी दिए गए खुराक के रूप में रक्त प्रवाह में अवशोषित होती है और चिकित्सीय क्रिया के लिए उपलब्ध होती है। यह प्रशासन के बाद दवा की प्रभावशीलता निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी त्वचा के नीचे उपचर्म के नीचे के ऊतकों में दिए जाने वाले इंजेक्शन को क्या कहते हैं? तो इंजेक्शन को हाइपोडर्मिक इंजेक्शन कहते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका OSSC फार्मासिस्ट 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाइपोडर्मिक इंजेक्शन उपचर्म के नीचे के ऊतक में दिया जाता है जो त्वचा के ठीक नीचे वसायुक्त संयोजी ऊतक की परत होती है। ये इंजेक्शन आमतौर पर ऊपरी बांह, जांघ या पेट जैसे क्षेत्रों में दिए जाते हैं और इसका उपयोग टीके, इंसुलिन और कुछ दवाओं के लिए किया जाता है जिनके लिए रक्त प्रवाह में धीमी गति से अवशोषण की आवश्यकता होती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी व्यक्ति में दवा की खुराक और क्रिया को प्रभावित करता है? प्रशासन का मार्ग, शरीर का वजन। तो राइट ऑप्शन है सी, 1 और 2 दोनों सही हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, दवा के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाला दर सीमित करने वाला चरण माना जाता है, तो वो आपका विघटन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। विघटन को अक्सर दवा के अवशोषण में दर सीमित करने वाला चरण माना जाता है कि जिस गति से दवा खुलती है वह इस बात को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है कि यह रक्त प्रवाह में कितनी जल्दी और कुशलता से अवशोषित होती है। या कोई दवा धीरे धीरे घुलती है तो उसका अवशोषण भी धीमा होगा जो इसकी समग्र प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सीय सूचकांक एक मात्रात्मक माप है, तो ये सेफ्टी का यानी कि सुरक्षा का है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन को किस रूप में जाना जाता है? तो ये मेटाबॉलिज्म के रूप में जाना जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन को मेटाबॉलिज्म के रूप में भी जाना जाता है। ये शरीर की प्रक्रिया आमतौर पर लिपोफिलिक यौगिकों को अधिक हाइड्रोफिलिक यौगिकों में परिवर्तित करती है जिन्हें आसानी से उत्सर्जित किया जा सकता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन आमतौर पर यकृत में होता है और इसमें विभिन्न मुख्य रूप से साइटोक्रोम परिवार के एंजाइम शामिल होते हैं, तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अंतःशिरा में दी जाती है तो एक दवा की जैव उपलब्धता कितनी होती है? ये 100% होती है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाथ दवाएं हैं, तो अनाथ दवाएं कौन सी हैं? तो दुर्लभ बीमारी के लिए दवाएं अनाथ दवाएं हैं, डी ऑप्शन सही है। अनाथ दवाएं वे दवाएं हैं जो विशेष रूप से दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए विकसित की जाती हैं जो जनसंख्या के एक छोटे प्रतिशत को प्रभावित करती हैं। इन बीमारियों से पीड़ित लोगों की संख्या बहुत कम होती है जिसके कारण दवा कंपनियों को इन दवाओं के विकास के आर्थिक रूप से अधिक लाभ नहीं दिखता, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सीय सूचकांक एक माप है, तो ये ड्रग सेफ्टी यानी कि दवा सुरक्षा है, ए ऑप्शन करेक्ट है। चिकित्सीय सूचकांक एक अनुपात है जो किसी दवा के विषाक्त खुराक की तुलना उसकी प्रभावी खुराक से करता है, जो दवा की सुरक्षा का एक माप प्रदान करता है तथा एक उच्च चिकित्सीय सूचकांक दवा सुरक्षा को इंगित करता है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो अवेलेबिलिटी यानी कि जैव उपलब्धता है, तो दवा की वह मात्रा जो प्रणालीगत परिसंचरण तक पहुंचती है वो जैव उपलब्धता है, ए ऑप्शन सही है। जैव उपलब्धता एक दवा का अनुपात है जो अपने सक्रिय रूप में प्रणालीगत परिसंचरण में प्रवेश करती है और चिकित्सीय प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उपलब्ध होती है। यह प्रशासन के मार्ग और पहले पास मेटाबॉलिज्म जैसे कारकों से प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए अंतःशिरा दवा की 100% जैव उपलब्धता होती है जबकि मौखिक दवाओं में अक्सर अवशोषण और यकृत मेटाबॉलिज्म के कारण कम और जैव उपलब्धता होती है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा प्रशासन के संदर्भ में सामयिक शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है त्वचा या श्लेष्म झिल्ली पर लगाई जाने वाली दवाएं, बी ऑप्शन करेक्ट है।
दवा प्रशासन में सामयिक उन दवाओं को संदर्भित करता है जिन्हें सीधे त्वचा या श्लेष्म झिल्ली पर लगाया जाता है। ये दवाएं उस विशिष्ट क्षेत्र में स्थितियों या लक्षणों का इलाज करने के लिए स्थानीय रूप से काम करती हैं। सामयिक दवा के सामान्य रूपों में क्रीम, मलहम, जेल, लोशन, पैच और स्प्रे शामिल है। इसका उपयोग त्वचा संक्रमण, सूजन, जलन, घाव और दर्द जैसी राहत जैसी विभिन्न स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त मस्तिष्क अवरोध का कार्य क्या है? तो इसका कार्य मस्तिष्क को हानिकारक पदार्थों से बचाना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। रक्त मस्तिष्क अवरोध एक सुरक्षात्मक तंत्र है जो रक्त प्रवाह से मस्तिष्क के ऊतकों में विषाक्त पदार्थों और रोग जनकों सहित संभावित हानिकारक पदार्थों के प्रवेश को रोककर मस्तिष्क के स्थिर वातावरण को बनाए रखने में मदद करता है। यह अवांछित अणुओं को बाहर रखते हुए आवश्यक पोषक तत्वों को भी गुजरने देता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, फार्माकोकाइनेटिक्स के संदर्भ में हाफ लाइफ शब्द क्या दर्शाता है? तो हाफ लाइफ शब्द दर्शाता है दवा के आधे हिस्से को शरीर से बाहर निकालने में लगने वाला समय। हाफ लाइफ दर्शाता है। फार्माकोकाइनेटिक्स में हाफ लाइफ शब्द दवा के आधे हिस्से को शरीर से बाहर निकालने में लगने वाले समय को संदर्भित करता है, क्योंकि यह दवा की खुराक की आवृत्ति और क्रिया की अवधि निर्धारित करने में मदद करता है। हाफ लाइफ से तात्पर्य है रक्त प्रवाह में दवा की सांद्रता को आधे से कम होने में लगने वाले समय से भी है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में अक्सर लिपोफिलिक दवा का रूपांतरण शामिल होता है। तो ये अधिक जल घुलनशील यौगिक होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। ड्रग मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया विशेष रूप से यकृत में अक्सर लिपोफिलिक दवाओं को अधिक पानी वाले विलेय यौगिकों में परिवर्तित करना शामिल होता है। यह रूपांतरण शरीर से दवा के उत्सर्जन को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है। मुख्य रूप से गुर्दे के माध्यम से इस प्रक्रिया को बायो ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में भी जाना जाता है। शरीर लिपोफिलिक दवाओं को अधिक ध्रुवीय हाइड्रोफिलिक यौगिकों में परिवर्तित करता है। ये यौगिक रक्त, मूत्र और पित्त जैसे पानी में अधिक घुलनशील होते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक दवा अवशोषण की दर को प्रभावित कर सकता है? तो वो आपका फूड इन द स्टोमक यानी कि पेट में भोजन, ये कारक दवा अवशोषण की दर को प्रभावित कर सकता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपारिन और वारफेरिन के लिए प्रशासन का मार्ग है। तो वो आपका आईवी और मौखिक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। हेपरिन को आमतौर पर अंतःशिरा द्वारा प्रशासित किया जाता है, जबकि वारफेरिन को मौखिक रूप से प्रशासित किया जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण की मात्रा से संबंधित है। तो वितरण की जो मात्रा से संबंधित है वो आपका डी ऑप्शन सही है। वितरण की मात्रा एक फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है जो शरीर में दवा की मात्रा को प्लाज्मा में दवा की सांद्रता से जोड़ता है। यह समझने में मदद करता है कि प्लाज्मा की तुलना में दवा पूरे शरीर के ऊतकों से कैसे वितरित होती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फार्माकोकाइनेटिक्स का पालन करने वाली दवाएं किस प्रकार समाप्त होती हैं? तो ये मोनोघाती होती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। एक कंपार्टमेंट ओपन मॉडल वह मॉडल है जो शरीर को एकल और खुले कंपार्टमेंट के रूप में मानता है, जहां से एक दवा शरीर में प्रवेश या बाहर निकल सकती है, और इस प्रकार के मॉडल का पालन करने वाली दवाएं शरीर से एकल घाती रूप से समाप्त होती हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव उपलब्धता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो अवशोषण की दर और सीमा द्वारा परिभाषित किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सीय सूचकांक है। तो वो आपका ED50 है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निलंबन किस इंजेक्शन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो वो आपका इंट्रावेनस के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इंजेक्शन युग निलंबन का दवा अवशोषण लंबा होता है, क्योंकि निलंबित दवा कणों को विघटित और घुलने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोक्रोम P450 दवा मेटाबॉलिज्म प्रणाली को प्रभावित करने की अधिक संभावना है।
तो ये सिमेटिडीन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। साइटोक्रोम P450 प्रणाली एंजाइमों का एक समूह है जो दवाओं, स्टेरॉयड और अन्य हानिकारक पदार्थों का मेटाबॉलिज्म करता है। सिमेटिडीन एक दवा है जो यकृत साइटोक्रोम P450 प्रणाली को बाधित करती है। यह हिस्टामाइन H2 रिसेप्टर विरोधी नामक दवाओं के एक वर्ग से संबंधित है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन लाइनियर फार्माकोकाइनेटिक्स दिखाएगा? तो वो आपका फेनेटोइन है, ए ऑप्शन सही है, फेनोटोइन। फेनिटोइन चिकित्सीय सांद्रता पर इसके मेटाबॉलिज्म के संतृप्त होने के कारण नॉन लाइनियर फार्माकोकाइनेटिक्स प्रदर्शित करता है। इसका मतलब है कि खुराक में थोड़ी सी वृद्धि से प्लाज्मा दवा के स्तर में अनुपातहीन वृद्धि हो सकती है, जिससे इसे बारीकी से मॉनिटर करना आवश्यक हो जाता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दवा की प्लाज्मा सांद्रता का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण उपयोगी हो सकता है? तो वो आपका VD=P/Cp, ये आपका सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साइटोक्रोम हमारे शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में देखा जाता है? तो वो आपका 3A4 है, सी ऑप्शन करेक्ट है। साइटोक्रोम 3A4 मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला साइटोक्रोम एंजाइम है। यह मुख्य रूप से यकृत और आंतों में पाया जाता है और एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल, एंटीवायरल और एंटी रेट्रोवायरल सहित कई दवाओं के मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पॉलीऑल का उपयोग इसकी गंभीर विषाक्तता के कारण कभी भी मीठा करने वाले एजेंट के रूप में नहीं किया जाना चाहिए? तो वो एथिलीन ग्लाइकोल है, डी ऑप्शन करेक्ट है। एथिलीन ग्लाइकोल अत्यधिक विषाक्त है और इसका उपयोग कभी भी मीठा करने वाले एजेंट के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। यह एंटीफ्रीज में एक प्रमुख घटक है और यदि निगल लिया जाए तो गंभीर विषाक्तता पैदा कर सकता है, जिससे गुर्दे की विफलता और मृत्यु हो सकती है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्पेंशन को कभी भी किस मार्ग से नहीं दिया जाना चाहिए? तो वो आपका इंट्रावेनस है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सस्पेंशन तरल खुराक रूप है जिनमें तरल में बिखरे हुए ठोस कण होते हैं। वे आमतौर पर इंट्रावेनस प्रशासन के लिए उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि इस सस्पेंशन में ठोस कण रक्त वाहिकाओं में रुकावट पैदा कर सकते हैं, जिससे गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनाथ दवा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये जो वर्णन करता है वो आपका डी ऑप्शन करता है। यह एक दुर्लभ बीमारी के उपचार का रोकथाम के लिए आवश्यक दवा है। अनाथ दवा एक फार्मास्यूटिकल एजेंट है जो दुर्लभ बीमारियों के इलाज, निदान या रोकथाम के लिए विकसित किया जाता है, जिसे अनाथ रोग भी कहा जाता है। इन बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या इतनी कम होती है कि दवा कंपनियों को सामान्य बाजार स्थितियों में इन दवाओं को विकसित करने से कोई खास आर्थिक लाभ नहीं होता, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, दवा की प्लाज्मा सांद्रता को उसके मौजूदा मान के आधे तक कम होने में लगने वाले समय को कहा जाता है? तो उसे हाफ लाइफ कहा जाता है, अर्ध आयु कहा जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दवा की जैव उपलब्धता है? तो दवा की खुराक का वह आंशिक विस्तार जिससे वह अपनी क्रिया के स्थल तक पहुंचती है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकीर्ण चिकित्सीय खिड़की वाली दवा कौन सी है? तो वो आपकी कम सुरक्षा मार्जिन होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। हैज लो सेफ्टी मार्जिन, सी ऑप्शन करेक्ट है। संकीर्ण चिकित्सीय खिड़की वाली दवा का मतलब है कि इसकी प्रभावी खुराक और इसकी विषाक्त खुराक के बीच का अंतर कम है। इसका तात्पर्य है कि दवा का सुरक्षा मार्जिन कम है और संभावित विषाक्तता से बचने के लिए इसे सावधानी से दिया जाना चाहिए, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव उपलब्धता की सही परिभाषा है?
तो जैव उपलब्धता का उपयोग दी गई दवा की खुराक के उस अंश का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो शरीर के भीतर मौजूद होता है और वांछित शारीरिक प्रभावों को सुगम करता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। जैव उपलब्धता का उपयोग दी गई दवाओं की खुराक के उस अंश का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो शरीर के भीतर मौजूद होता है और वांछित शारीरिक प्रभावों को सुगम बनाता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे प्रोटीन जो एटीपी पर निर्भर पंप हैं और कोशिका से दवा के अणुओं के बहिर्वाह की सुविधा प्रदान करते हैं कहलाते हैं। तो वो पी ग्लाइकोप्रोटीन कहलाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दवा उत्पाद के लिए एफ मान की तुलना की जाती है। तो वो पूर्ण जैव उपलब्धता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। पूर्ण जैव उपलब्धता दवा की वह मात्रा है जो अंतःशिरा खुराक के सापेक्ष प्रणालीगत परिसंचरण तक पहुंचती है। इसे 100% जैव उपलब्धता माना जाता है क्योंकि आप दवा को सीधे प्रणालीगत परिसंचरण में इंजेक्ट कर रहे हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फार्माकोकाइनेटिक दवा परस्पर क्रिया नहीं है। तो वो आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक संतुलन में परिवर्तन, ये परस्पर क्रिया नहीं है। ये आपका यूपीएनएचएम फार्मासिस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 में। फार्माकोकाइनेटिक दवा परस्पर क्रियाएं किसी दवा के अवशोषण, वितरण या मेटाबॉलिज्म या उत्सर्जन को प्रभावित करती हैं। पहला पॉइंट है परिवर्तित दवा उत्सर्जन, परिवर्तित दवा वितरण और परिवर्तित दवा मेटाबॉलिज्म सभी फार्माकोकाइनेटिक परस्पर क्रियाएं हैं। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक संतुलन में परिवर्तन, हालांकि फार्माकोकाइनेटिक परस्पर क्रिया नहीं है। यह फार्माकोडायनामिक परस्पर क्रिया के अंतर्गत आता है जो दवा की गति के बजाय उसके प्रभाव को प्रभावित करता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अर्ध आयु वाली दवाएं मौखिक निरंतर रिलीज खुराक निर्माण के लिए सबसे अच्छी उम्मीदवार हैं। तो वो 4 से 8 घंटे। डी ऑप्शन करेक्ट है। 4 से 8 घंटे वाली दवाएं मौखिक निरंतर रिलीज खुराक निर्माण के लिए सबसे अच्छी उम्मीदवार हैं। निरंतर रिलीज खुराक का उद्देश्य दवा को विस्तारित अवधि तक धीरे धीरे शरीर में छोड़ना है जिससे रक्त में दवा का स्तर स्थिर बना रहे और बार बार खुराक लेने की आवश्यकता कम हो। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, दवा की जैव उपलब्धता की दर सबसे तेज होती है जब दवा को घोल के रूप में तैयार किया जाता है। तो वो सॉल्यूशन घोल होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासित दवा का वह अंश जो किसी दिए गए खुराक के रूप में अपरिवर्तित रूप से प्रणालीगत परिसंचरण तक पहुंचता है। तो वो आपकी जैव उपलब्धता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रशासित दवा का वह अंश जो किसी दिए गए खुराक के रूप में अपरिवर्तित रूप से प्रणालीगत परिसंचरण तक पहुंचता है जैव उपलब्धता कहलाता है। जैव उपलब्धता उस सीमा दर को संदर्भित करती है जिस पर सक्रिय अंश प्रणालीगत परिसंचरण में प्रवेश करता है जिससे क्रिया स्थल तक पहुंचता है। किसी दवा की जैव उपलब्धता काफ़ी हद तक खुराक के रूप में गुणों से निर्धारित होती है जो आंशिक रूप से उसके डिजाइन और निर्माण पर निर्भर करती है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा के पहले पास प्रभाव से बचता है। तो वो आपका अंतःशिरा इंजेक्शन है। सी ऑप्शन सही है। ये सभी दवाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी दवाएं लाइव मेटाबॉलिज्म के कारण मौखिक रूप से अप्रभावी हैं। किसको छोड़कर। तो ये टेस्टोस्टेरोन को छोड़कर मौखिक रूप से अप्रभावी हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मार्ग से दवा की जैव उपलब्धता 100% होती है। मौखिक, आईवी, नाक से या सामयिक से, टॉपिकल से। तो ये आईवी से होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। जब किसी दवा को अंतःशिरा रूप से प्रशासित किया जाता है तो इसकी जैव उपलब्धता 100% होती है। यदि कोई दवा मौखिक रूप से ली जाती है तो यह जल्दी से पेट में पहुंच जाती है और घुल जाती है और इसका कुछ हिस्सा छोटी आंत द्वारा अवशोषित हो जाता है। छोटी आंत या प्रणालीगत परिसंचरण तक पहुंचने से पहले यकृत पोर्टल सिरा तक पहुंच जाती है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री एक रूपता परीक्षण किसके मापन के लिए किया जाता है। तो वो आपका पोटेंशी के लिए किया जाता है, यानी कि शक्ति के लिए। सामग्री एक रूपता परीक्षण ये आपका चिकित्सीय उत्पाद विनिर्देश में परीक्षणों की एक श्रृंखला है जो एक बैच की गुणवत्ता का आकलन करती है। सामग्री एक रूपता परीक्षण का उद्देश्य दवा उत्पादों की शक्ति,
सुनिश्चित करना है। यह सुनिश्चित करता है कि टैबलेट या कैप्सूल जैसी प्रत्येक खुराक इकाई में सक्रिय दवा घटक की सही और एक समान मात्रा मौजूद है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सामान्य दवा प्रतिक्रिया है जिसे स्वयं दवा के अंतर्निहित गुणों द्वारा नहीं समझाया जा सकता, बल्कि दवा लेने वाले रोगी के भीतर कुछ परिवर्तित विशेषताओं द्वारा समझाया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे इंडियोसिंक्रेंसी कहते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये सामान्य दवा प्रतिक्रिया है जिसे स्वयं दवा अंतर्निहित गुणों द्वारा नहीं समझाया सकता, बल्कि दवा लेने वाले रोगी के भीतर कुछ परिवर्तित विशेषताओं द्वारा समझाया जा सकता है, जिसे इडियोसिंक्रेंसी कहा जाता है। यह एक ऐसी असामान्य या अप्रत्याशित दवा प्रतिक्रिया है जो किसी व्यक्ति की अनूठी आनुवंशिक या शारीरिक विशेषताओं के कारण होती है। यह दवा की सामान्य क्रिया और खुराक से संबंधित नहीं होती। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी दवा को अचानक बंद कर दिया जाता है तो यह एक तीव्र शारीरिक गड़बड़ी पैदा करती है, जिसे किसके नाम से जाना जाता है? तो जिसे एब्स्टिनेंस सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एब्स्टी सिंड्रोम क्या होता है? एब्स्टिनेंस सिंड्रोम क्या होता है? तो स्थितियों का एक समूह जो तब उत्पन्न होती हैं जब एक शरीर जन्म से पहले गर्भ में उजागर होने वाली कुछ दवाओं से दूर हो जाता है। यह सबसे अधिक तब होता है जब एक महिला गर्भावस्था के दौरान ओपियोइड नामक दवाएं लेती हैं। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी शब्दों का उपयोग फार्माकोकाइनेटिक्स का वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो वितरण, मेटाबॉलिज्म, अवशोषण, इन सबका किया जाता है, लेकिन अधिशोषण का नहीं किया जाता। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। फार्माकोकाइनेटिक्स एक दवा के शरीर में प्रवेश करने से लेकर उसके शरीर से बाहर निकलने तक की प्रक्रियाओं का अध्ययन है। इसे आमतौर पर ADME के रूप में संक्षिप्त किया जाता है, जिसमें 4 मुख्य घटक हैं: अवशोषण, वितरण, मेटाबॉलिज्म और उत्सर्जन। अधिशोषण फार्माकोकाइनेटिक्स के लिए नहीं है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न निर्भरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो सहनशीलता विकसित होती है, सही है। लेने की मजबूरी होती है और शरीर शराब के लिए अनुकूल अवस्था प्राप्त करता है। तो इसमें जो आपका गलत है वो आपका कोई निकासी सिंड्रोम नहीं है। बी ऑप्शन आपका गलत है। निर्भरता की स्थिति में जब कोई व्यक्ति किसी पदार्थ जैसे कि शराब या ड्रग्स का सेवन बंद करता है या उसकी मात्रा कम करता है तो उसे वापसी सिंड्रोम का अनुभव होता है। यह वापसी सिंड्रोम अप्रिय शारीरिक और मानसिक लक्षणों का एक समूह होता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन गलत है। सही है कि ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, जैव उपलब्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो पहला है प्लाज्मा दवा सांद्रता बनाम समय प्रोफाइल द्वारा, दूसरा है मूत्र दवा उत्सर्जन अध्ययन के द्वारा, तीसरा है तीव्र औषधि प्रभाव का मापन और चौथा है नैदानिक अध्ययन या इन विट्रो अध्ययन। तो ये चारों ही सही हैं। जैव उपलब्धता का निर्धारण इन चारों के द्वारा किया जा सकता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका 1, 2, 3, 4 इसमें है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, दवा व्यसन के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है एक को छोड़कर? तो आपकी दवा लेना जारी रखने और किसी भी तरह से इसे प्राप्त करने की एक जबरदस्त इच्छा या मजबूरी है। दूसरा है खुराक कम करने की प्रवृत्ति। तीसरा है वो है आपका दवाओं के प्रभाव पर मानसिक शारीरिक निर्भरता। तो इसमें जो सही है इस क्वेश्चन के हिसाब से वो है आपका 1, 2, 1 और 3। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। दवा व्यसन, जिसे पदार्थ उपयोग विकार भी कहा जाता है, एक जटिल मानसिक स्वास्थ्य स्थिति जो पदार्थों के अनियंत्रित उपयोग के कारण मस्तिष्क के कार्य और व्यवहार में परिवर्तन लाती है। दवा व्यसन में व्यक्ति को समान प्रभाव प्राप्त करने के लिए दवा की बढ़ती मात्रा की आवश्यकता होती है। खुराक कम करने की प्रवृत्ति व्यसन की विशेषता नहीं है। तो ये कथन आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, एक दवा के बार बार प्रशासन के परिणाम स्वरूप कोशिका रिसेप्टर अवरुद्ध की घटना को किस रूप में जाना जाता है? तो वो टैचिफाइलैक्सिस के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है।
टैचिफाइलैक्सिस शारीरिक रूप से सक्रिय पदार्थ के बार बार प्रशासन के बाद दी गई खुराक के प्रति कोशिका रिसेप्टर अवरुद्ध की घटना के रूप में जाना जाता है। इसे तीव्र संवेदनशीलता में कमी भी कहा जाता है। एंटी डिप्रेसेंट के साथ उपचार के दौरान भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दवा के 90% विघटित होने के लिए कितने अर्ध जीवन की आवश्यकता होती है? तो वो 4 की आवश्यकता होती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। किसी दवा के 90% विघटित होने के लिए 4 अर्ध जीवन की आवश्यकता होती है। दवा का 90% लगभग 3.3 अर्ध जीवन के बाद समाप्त हो जाएगा और भी अधिक 4 से 5 अर्ध जीवन के बाद 94 से 97% दवा समाप्त हो जाएगी। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जब एनेस्थेटिक को सब एरे कन्वाइड स्पेस में इंजेक्ट किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको जब इंजेक्ट किया जाता है तो इसको स्पाइनल एनेस्थीसिया कहा जाता है। ये आपका 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2021 में और 2019 में। तो इसको स्पाइनल एनेस्थीसिया कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रणालीगत परिसंचरण तक पहुंचने से पहले यकृत में मेटाबॉलिज्म होने वाली दवा है, तो वो आपकी दवा का उन्मूलन है। दवा का उन्मूलन है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। पहल पास प्रभाव जिसे पूर्व प्रणाली मेटाबॉलिज्म के रूप में जाना जाता है, प्रणालीगत परिसंचरण तक पहुंचने के पहले यकृत या आंत में दवाओं या रसायनों के मेटाबॉलिज्म को संदर्भित करता है। इसे अक्सर दवा उन्मूलन का एक पहलू माना जाता है क्योंकि दवा को शरीर से हटाने की दिशा में यह पहला कदम है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्माकोकाइनेटिक प्रतीक सीयू का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो आपका प्लाज्मा में एक आबादित दवा की सांद्रता का प्रतिनिधित्व करता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। फार्माकोकाइनेटिक में सीयू प्लाज्मा में एक आबादित दवा की सांद्रता का प्रतिनिधित्व करता है। सी समय पर टी पर कुल प्लाज्मा दवा सांद्रता, सी वी समय टी पर पूरे रक्त में दवा सांद्रता और सी एल कुल प्लाज्मा दवा निकासी, तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनपाक एक कार्यक्रम जिसका उद्देश्य मानकीकृत फार्माकोकाइनेटिक विश्लेषण है, ये किससे प्राप्त करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता? तो ये पित्त सांद्रता से प्राप्त करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता, बी ऑप्शन करेक्ट है। किनपाक एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग एरिया अंडर कर्व, पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन, पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन, पीक प्लाज्मा टाइम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस कार्यक्रम में प्लाज्मा सांद्रता समय वक्र की ज्यामिति यानी कि जियोमेट्रिक विशेषताओं के अनुसार गतिज मापदंडों की गणना की जाती है। पित्त अम्ल सांद्रता, पित्त कैंसर सर्जरी के लिए हेपेटोबिलियरी रिसेक्शन के बाद यकृतकार के लिए एक सरल और विश्वसनीय संकेत है, तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। आज की क्लास में आपके 60 प्रश्न हो गए फार्माकोलॉजी से संबंधित। ये क्लास आपकी जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।